ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, सभी को आवाज एकदम क्लियर आ रही है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर। तो जैसा कि आपको पता है हमारा सेकंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल ये हमारा चल रहा था, और इसमें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि हम मोनोमियल या मैं कहूँ एक पदीय को कैसे भाग करते हैं, मोनोमियल को कैसे हम भाग करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है, हम जो ये भाग करते हैं किसी एक पदीय को एक पदीय से, तो हमें एक घातांक के नियम की सहायता लेनी होती है। ठीक है, उसी की हेल्प से हम भाग कर पाते हैं। और वो नियम कौन सा होता है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी और 8th क्लास में भी शायद पढ़ा ही होगा। वो नियम क्या था? वो नियम था ए की पावर m बटे ए की घात n बराबर होता है ए की घात m माइनस n से, n के। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो मैंने आपको समझाया था, एक बार वो सुन लीजिए सभी स्टूडेंट्स जो पिछली क्लास में नहीं थे। इसका मतलब ये है कि भाई अगर एक जैसे आधार वाले घाते हैं, एक जैसी आधार, ठीक है, जिनके आधार एक जैसे हैं, अगर हम उनको भाग कर रहे हैं, अगर हम उनको भाग कर रहे हैं, अगर हम उनको डिवाइड कर रहे हैं, किनको डिवाइड कर रहे हैं? जिनके आधार एक जैसे हो। जैसे यहां पर भी आधार ए है अंश में, और हर में भी आधार ए है। जब हम उनको भाग करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? वो जो आधार है वो तो ऐसे का ऐसे ही आता है, और जो घातांक है वो माइनस हो जाते हैं, और जो आपके घातांक हैं m और n वो आपस में क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। जैसे a की पावर m डिवाइड कर रहे हैं हम a की घात n से, तो बराबर किसके होगा? आधार ऐसे का ऐसे ही a और m माइनस n, m माइनस n घातांक माइनस हो जाते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को इस नियम में? ये नियम समझ में आया? ये कहना क्या चाह रहा है नियम? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में वाई टाइप करके, अगर सबको क्लियर है तो। क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बताइए जल्दी से, अगर सभी को क्लियर है चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। हम्म, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल की इसमें हम अप्लाई करके देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर जैसे मैंने कहा x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3, तो ये किसके बराबर होगा? जल्दी बताओ। x की घात 5 को भाग देना है x की घात 3 से, किसके बराबर होगा ये? एक्स स्क्वायर के। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जो हमने नियम पढ़ा वो यही तो कहता है, ऊपर और नीचे अगर आधार एक जैसे हैं तो रिजल्ट क्या आता है? हमारे जो घातांक हैं वो माइनस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर और नीचे आधार एक जैसे हैं, एक्स तो ऐसे का ऐसे ही रहा। जो हमारे घातांक हैं 5 और 3 वो माइनस हो गए, 5 माइनस 3, तो ये क्या हो गया? एक्स की घात 2 या एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर। ठीक है, यही किया था हमने लास्ट क्लास में। जल्दी बताइए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे, इसमें कोई डाउट किसी को? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम पोल का क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं -35 एक्स एक्स की घात 3 वाई की घात 4 बटे 5 एक्स वाई, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सब चीजें हमें आगे जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की, इसलिए आपको बताई जा रही है। क्योंकि अगर मैं इनको नहीं बताऊंगा और आगे ऐसे ही चला जाऊंगा तो हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें डाउट आ जाए। इसलिए सब कुछ मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। जिन्होंने अब तक क्लास रेगुलर नहीं की है उनको आगे क्लास रेगुलर कर लिया करनी है, वरना आगे कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए ठीक है, तो वेरी गुड। 35 को 5 से भाग दिया तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो ये तो 7 आ गया, -7।
अब देखो यहाँ पर है x की घात 3 और नीचे क्या है x की घात कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, ये सबको पता है। अगर x के ऊपर कोई घात नहीं लिखी है तो हम उसका मतलब होता है कि वहां पर घात 1 है। अब जब मैं इनको भाग करूंगा तो देखो ऊपर और नीचे के आधार एक जैसे हैं, एक्स एक्स, तो एक्स आ गया। अब अगर ये भाग हो रहे हैं तो घातांक माइनस हो गए, 3 - 1। ऐसे ही ऊपर और नीचे वाई है तो वाई आ गया, और 4 ऊपर है और घातांक नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 - 1। तो ये किसके बराबर आया? -7। एक्स की घात 3 में से 1 गया 2, वाई 4 में से 1 गया 3। ये हमारा आंसर। बताइए, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं? ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट क्लास में किए थे। अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप माइक ऑन करके मुझे बताइए कौन से क्वेश्चन में डाउट है, कहां पर डाउट है, और अगर क्लियर है तो वाइट टाइप कर। ठीक है, माइक माइक बंद रखो भाई, बिना रीजन के माइक ऑन किसी को नहीं करना। चलिए, तो आपके लिए ये क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पोल में आंसर करना। पोल में आपको भेज रहा हूं। यदुवंशी भविष्य नाम से स्टूडेंट है, अपना माइक बंद कर लो। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज महीनों बाद क्लास में आ रहे हैं। उनमें से एक भविष्य आप भी हो, यदुवंशी भविष्य। तो क्लास में अगर आप बहुत दिनों बाद आए हो तो आप रूल मत भूलो क्लास के, डिसिप्लिन क्लास में बनाए रखें, अदरवाइज मुझे क्लास से बाहर करना पड़ेगा। सर तो मैं तो सर जी डेली लेता था क्लास। लेते थे, लेकिन मुझे पिछली 2-3 क्लासों में आप नहीं दिखे। यस, करिए सॉल्व। मुझे हर स्टूडेंट का पता है कौन क्लास में आ रहा है कौन नहीं, क्योंकि मैं सबके नाम पढ़ता रहता हूँ कौन कौन क्लास में आ रहे हैं। और मैं अभी भी बता सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कई दिन बाद क्लास में आए। उनमें से एक है दीपांशु चंपक नाम से, ये भी बहुत दिन बाद क्लास में आए। हाय मैडम सर। ओके। सर हो गया। ओके। ओके, 9 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, 12 में से 11 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। 13 में से 11, ओके। I have done, sir. ओके, 15 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। सत्रह में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 18 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। 19 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। 4 लोग और बचे हैं, कर दीजिए आंसर जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा ही अभी करवाया मैंने क्वेश्चन। चलिए, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं आपके पास। 21 में से 16 बच्चों का आंसर सही है, 2 लोग और बचे हैं। चलिए, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। तो 21 में से 16 बच्चों ने ए को आंसर दिया है, 3 बच्चों ने बी को आंसर दिया है, और जो बाकी बचे हैं उन्होंने डी को आंसर दिया है। तो देखिए, 81 एक्स की घात 9 बटे 3x²। मैंने अभी बताया, ऐसा क्वेश्चन अभी कराया था। देखो जो हमारी संख्याएं हैं उनको तो हम आसानी से भाग कर देंगे। तो 3 से मैंने इसको काटा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 27 आ गया। ठीक है, फिर क्या है, x की घात 9 बटे x की घात 2।
इनको कैसे सॉल्व करेंगे अभी मैंने बताया। देखो 27 तो ऐसे का ऐसे ही मैंने बताया कि भाई जब आधार एक जैसे होंगे, ये वाला रूल होता है ना, एक की घात m बटे एक की घात n बराबर होता है एक की घात m माइनस n के। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि भाई अगर आधार आपके एक जैसे हैं और आप उनको भाग कर रहे हो तो आपके घातांक जो है वो माइनस हो जाते हैं। तो सेम आधार एक जैसे हैं x, आप उनको भाग कर रहे हो तो 9 - 2 ये होगा। तो ये कितना आ गया? 27 यानी ऑप्शन ए। बताओ समझ आया ये? कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, तो जब हम भाग करते हैं, जब हम एक जैसे आधार हो जिस घात के उनको भाग कर रहे हैं, तो जो मेरे घातांक है वो क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन करते हैं पोल में। पहले बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, अदरवाइज एक और क्वेश्चन करते हैं फिर पोल में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं पोल आपको भेज रहा हूँ। हाँ जी। 4 ऑप्शन है इसमें, ए बी सी और डी। करिए सॉल्व। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप लोगों को पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। -30m³ को 15m² से भाग देना। ओके, 5 में से 4 लोगों का आंसर सही है। I have done, sir. ओके, 7 में से 5 लोगों का आंसर सही है। अच्छा, ये बात सभी को पता होनी चाहिए कि जैसे m⁻1 है तो वो m के बराबर होता है ना? अगर किसी की घात 1 है तो हम उस घात को ना भी लिखे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 100 की घात 1 जो होता है वो बराबर होता है 100। मतलब बताने का मतलब मेरा ये है सिर्फ कि अगर घात में 1 आ रहा है तो हम उस घात को लिखें या ना लिखें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हम उसको खाली m लिख सकते हैं। 100 की घात 1 को खाली 100 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट। हाँ, करिए 100। 17 में से 13 बच्चों का आंसर सही है, 18 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। I have done, sir. जिनका हो गया प्लीज आप माइक बंद रखें, मुझे बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो 23 में से 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकेंड, 2 लोग और बचे हैं। 5 4 3 2 1। तो 24 में से 17 बच्चों का आंसर सही है जिन्होंने बी को आंसर दिया है। वेरी गुड। तो देखिए इसमें भी वही करना है। क्या करना है? -30m³ को भाग देना है 15m² से। तो देखो ये माइनस तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 2 आ गया। अब बचा m⁻3 बटे m⁻2। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ऊपर और नीचे m है तो m, अब घातांक माइनस हो गए, 3 - 2, तो क्या है? -2 m⁻1। और मैंने बताया m⁻1 को आप खाली m भी लिख सकते हो, तो -2m, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, किसी को किसी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। और अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बताइए। सर एक बार फिर रिपीट कर दो। देखो ये माइनस ऐसे का ऐसे ही, 15 को 15 से 30 को भाग करोगे तो 15 दूनी 30, 2 आ गया। m⁻3 बटे m⁻2 ऐसे का ऐसे ही, माइनस ऐसे का ऐसे ही, 2 ऐसे का ऐसे ही। ये वाला नियम मैं आपको बता ही चुका हूं। a की घात m बटे a की घात n बराबर होता है a की घात m - n के।
यानी जब ऊपर और नीचे एक जैसे आधार हो तो मेरे जो घातांक हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो ऊपर और नीचे m है तो m रहेगा, जो मेरे घातांक है 3 और 2 वो आपस में माइनस हो गए, 3 - 2, तो यहाँ पर क्या बचा -2m, 3 में से 2 गया 1। अब किसी की भी घात 1 है अगर, तो आप उसको अगर नहीं भी लिखोगे तो भी वो ठीक है। ऐसा क्यों भाई? घात का मतलब होता क्या है? अगर मैं आपसे कहूं 5 की घात 2, इसका मतलब क्या है कि 5 को 5 से गुणा कर दो। और अगर मैं कह रहा हूँ 5 की घात 1, तो इसका मतलब क्या है कि 5 को बस 5 लिख दो, है ना? जितनी घात होती है उतनी बार गुणा किया जाता है। तो इसीलिए m की घात 1 का मतलब क्या है कि m को 1 बार लिख दो। ठीक है, तो इसीलिए m आ गया से, तो -2m। बताइए, ये क्लियर हुआ? अब तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है समीकरण, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन। तो मैं आप लोगों से पहले पूछना चाहूंगा, मैं चाहता हूं आप लोग आंसर करने की कोशिश करो, क्या होती है समीकरण या इक्वेशन, क्या होती है? सर जिसमें चर हो, अचर हो, और सर उसमें साइन हो प्लस माइनस की, सर वो संक्रिया है से अच्छा, मिलकर अगर मैं लिख दूं 3x समीकरण। + 5, मैंने लिखा 3x + 5, तो क्या ये समीकरण है? क्या? ये बहुपद है, अब द्विपद आप, है। हाँ, तो आपने जो बताया वो आपने उसमें एक चीज मिस कर दी है। आपने ये बताया, जो भी आपने बताया उसको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। एक समीकरण की पहचान क्या होती है? इसमें भी तो चर अचर हाँ और संक्रिया सब कुछ है, तो ये तो समीकरण नहीं है। बताओ, सोचो क्या होती है एक समीकरण की पहचान। अच्छा, मैं अगर ऐसे लिख दूं 3x + 5 = 9, क्या ये समीकरण है? यस सर। तो ऐसा इसमें आपको क्या दिखा जिससे आपको लगा ये समीकरण है? एक वो इक्वल टू, वेरी गुड, बस आपका आपका आंसर मिल चुका है। तो समीकरण क्या होती है? जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। समीकरण नाम से देखो, सम, सम, सम मतलब समानता, सम मतलब समानता। समीकरण क्या होती है? जो समानता दर्शाए। समीकरण क्या होती है? जो क्या दर्शाए? समानता दर्शाए। इंग्लिश में देखो EQUA, इक्वल से बनाए ये। तो इक्वेशन क्या होती है? जो इक्वालिटी दर्शाए, जो क्या दर्शाए? इक्वालिटी, समानता जो दिखाए, वो समीकरण होती है। और समानता दिखाने के लिए मैं कौन से चिन्ह का प्रयोग करता हूं मैथ्स में, बताओ? अगर मुझे कोई चीज समान दिखानी है, बराबर दिखानी है, तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? एक बार बताओ, आ सर रही है ना? इक्वल। ठीक है, ओके, हाँ। कौन सा चिन्ह लगाते हैं? बराबर का चिन्ह लगाते हैं। वेरी गुड। तो आप नाम से भी ध्यान रख सकते हो, समीकरण क्या होती है? जिसमें आपको बराबर का निशान दिखे, वो समीकरण। अब अगर बराबर का निशान है, तो बराबर के निशान के बाईं ओर कुछ लिखा होगा जिसको हम कहते हैं बायां पक्ष, या LHS भी बोलते हैं। और बराबर के निशान के दाईं ओर कुछ लिखा होता है, उसको हम कहते हैं दायां पक्ष, या हम इसको RHS भी बोलते हैं। तो एक समीकरण क्या होती है? जिसमें बराबर का निशान हो, और अगर बराबर का निशान है तो बायां पक्ष भी होगा और दायां पक्ष भी होगा। इसको हम कहते हैं समीकरण। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे लिखा 4x² - 5x + 7 = 18। तो आप इसमें देखो, बताओ क्या ये समीकरण है? यस और नो, चैट बॉक्स में बताइए, क्या ये समीकरण है? यस और नो है? वेरी गुड। क्यों है? क्योंकि अगर आप इसमें ध्यान से देखो, आपको इसमें क्या क्या दिखेगा? आपको इसमें एक तो दिखेगा बराबर का निशान, ये क्या है मेरा? बायां पक्ष, LHS। और ये क्या है मेरा? दायां पक्ष, RHS। तो इन्हीं तीनों से मिलकर क्या बनती है? एक समीकरण बनती है, एक समीकरण बनती है। तो कभी भूलोगे तो नहीं। अब समीकरण क्या होती है? समीकरण वो होती है जो समानता दर्शाती है। ठीक है, समीकरण क्या होती है?
समीकरण वो होती है जो समानता दर्शाती है। समानता किसके हेल्प से दर्शाते हैं? बराबर के चिन्ह के सहायता से। बराबर के चिन्ह के बाईं ओर जो लिखा है उसको हम बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड या एलएचएस बोलते हैं। बराबर के निशान के जो दाईं ओर लिखा है उसको हम दायां पक्ष या आरएचएस या राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, चलो मुझे बताओ क्या ये समीकरण है? अगर मैं लिखूं 3x + 7y, क्या ये समीकरण है? क्या ये समीकरण है? यस और नो? नहीं है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि समीकरण तो समानता दर्शाती है ना। इसमें तो बराबर कहीं है ही नहीं, समानता कहीं कोई दिखाई नहीं रहा। इसमें तो सिर्फ ये दिखाया गया है कि इनको ऐड कर दो, समानता तो कहीं नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है। ओके, तो एक समीकरण दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। जैसे ये एक समीकरण है, ये x + 2 और 0 की समानता को दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है x + 2 = 5y, तो देखो ये बराबर का निशान क्या दर्शा रहा है कि ये वाला और ये वाला पक्ष आपस में बराबर है। बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर है। एलएचएस और आरएचएस बराबर है। तो एक समीकरण किस किस से मिलकर बनी होती है? बायां पक्ष, दायां पक्ष और बराबर का चिन्ह। तो अगर मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूं तो आप कर दोगे आसानी से? बताओ, अगर मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूं समीकरण पहचानने के तो कर लोगे? ठीक है, चलो तो पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इसके बाद पोल में करेंगे। बताइए। सर मेरी क्लास कट हो गई थी। ओके, कोई बात नहीं। ये चार आपको एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल बताइए, क्या ये समीकरण है? यस और नो? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे यस। वेरी गुड। क्यों है ये समीकरण? क्योंकि इसमें बराबर का निशान है। एक समीकरण क्या होती है? जिसमें बराबर का निशान हो, जो समानता को दर्शाए। तो इसमें बराबर का निशान है तो ये एक समीकरण है। यस। क्या ये एक समीकरण है सेकंड वाली? नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं है सेकंड वाली? क्योंकि इसमें बराबर का निशान नहीं है, ये समानता नहीं दर्शा रही, तो ये समीकरण नहीं है। ये बताइए थर्ड, थर्ड वाला क्या समीकरण है? नहीं है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसमें भी इक्वल टू या बराबर का निशान नहीं है, तो ये भी समीकरण नहीं है। लास्ट वाला बताइए, क्या ये समीकरण है? यस, ये एक समीकरण है क्योंकि इसमें इक्वल टू यानी बराबर का निशान है, तो ये एक समीकरण है। तो आसान है ना समीकरण को पहचानना, सिर्फ आपको बराबर का निशान देखना है। अगर बराबर का निशान है तो वो समीकरण है, और अगर बराबर का निशान नहीं है तो वो समीकरण नहीं है। क्योंकि समीकरण क्या होती है? जो समानता को दर्शाती है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर तीन चीजें लिखकर दिखाई हुई है, इसमें देखो बराबर का निशान नहीं है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। इसमें भी बराबर का निशान नहीं है, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक या बहुपद हम इसको बोल सकते हैं। कुछ भी बोल दो, बीजीय व्यंजक और बहुपद कुछ भी बोल सकते हैं। जितने भी हमारे बहुपद होते हैं वो हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक हमारे बहुपद नहीं होते। ये आपको चीजें बताई हुई है मैंने। ठीक है, और इसमें देखो बराबर का निशान है, तो ये क्या होगी? एक समीकरण। ओके, क्लियर हुई ये चीज? बताओ, तो पोल में क्वेश्चन करते हैं फिर। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो समीकरण में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से, तब तक मैं पोल आपको भेज रहा हूँ। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी और डी। सी और बी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है समीकरण को, इक्वेशन। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करिए। आई हैव डन सर। ओके। I have done, sir. ओके, हाँ जी। 15 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। वेरी गुड। हाँ जी, 19 में से 17 बच्चों का आंसर सही है।
20 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। एक स्टूडेंट और बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। तो 20 में से 18 बच्चों ने सी को आंसर दिया है और सी हमारा सही आंसर होगा। बहुत आसान है, हमें क्या पहचानना है इसमें, हमें ये पहचानना है कि इन चारों में समीकरण कौन सी है। तो समीकरण क्या होती है, जो समानता दर्शाए। समानता मतलब जिसमें बराबर का निशान हो। तो इसके पास भी बराबर का निशान नहीं है, इसके पास भी बराबर का निशान नहीं है, इसके पास भी नहीं है। किसके पास है, सी ऑप्शन के पास देखो बराबर का निशान है। तो यही तो समानता दर्शा रहा है, x-1 और 2y की। तो हमारी समीकरण क्या होगी, ऑप्शन सी हमारी समीकरण। ठीक है, इक्वेशन होगी। बताइए इसमें कुछ डाउट, वैसे इसमें कुछ समझने जैसा कुछ है नहीं, बस यही समझना है समीकरण समानता दर्शाती है और समानता हम किससे दर्शाते हैं, बराबर के निशान से, बस। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अभी आपने समीकरण के बारे में पढ़ा कि समीकरण क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो देखो जैसा नाम में लिखा हुआ है, जैसा नाम में लिखा हुआ है, ऐसी समीकरण जिसमें एक ही चर हो, वो रैखिक हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक चर वाली रैखिक समीकरण बोलेंगे। ऐसी समीकरण जिसमें एक चर हो और वो रैखिक हो। रैखिक समीकरण क्या होती है ये बताओ मुझे। रैखिक बहुपद क्या होता है, अच्छा ये बताओ, समीकरण छोड़ो। रैखिक बहुपद क्या होता है, पढ़े थे, लीनियर जिसको हम बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। हिंदी में रैखिक, इंग्लिश में लीनियर। क्या होते हैं, पढ़े थे हमने ये। रैखिक द्विघात, त्रिघात, ये सब पढ़े थे। यस बोलने से काम नहीं चलेगा, मुझे आंसर चाहिए। क्या होते हैं रैखिक। इस क्लास में 24-25 बच्चे हैं, क्या एक बच्चा भी ऐसा है जो मुझे बता पाए रैखिक क्या होता है। सर बताओ। जिस हाँ बोलिए आरती। सर जिस बहुपद की पावर घात एक हो। जिस बहुपद की पावर एक हो। ओके, और कोई स्टूडेंट। सर जिस बहुपद में जित सभी चरों की घात एक हो। ओके, हाँ ये बोल सकते हैं। वेरी गुड मनीष। तो दोनों ही बच्चों ने सही आंसर दिया है। जिस बहुपद में चर की घात कितनी हो, एक हो, या मैं कह दूं चर की अधिकतम घात, या सिंपल भाषा में ये कह दो जिस बहुपद की घात एक हो। अब बात करते हैं हम समीकरण की, तो समीकरण क्या हो जाएगी, जिस समीकरण की घात एक हो, या जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात एक हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3x+9 बराबर 4। तो ये एक समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर का निशान है। तो क्या ये रैखिक समीकरण है, वो हम कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे चर, चर क्या है, x। तो चर की आप घात देखो कितनी है, एक है। चर की घात एक है, तो ऐसी समीकरण जिसमें चर की घातें एक हो, एक के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। ऐसी समीकरण जिसमें चर की जो घात है वो एक हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। जैसे मैंने ये लिख दिया 3x² माइनस 5x+4 बराबर 0। इसमें देखो चर की घात 2 है, अधिकतम घात, चर की घात अधिकतम घात 2 है, तो ये रैखिक नहीं है। रैखिक क्या होती है, रैखिक क्या होती है जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, इसमें 2 है तो ये रैखिक नहीं होगी। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई, रैखिक का मतलब क्या होता है, जिसमें चर की घात एक हो, जिसमें चर की घात एक हो वो होती है हमारी रैखिक समीकरण। पहले ये बताओ यहां तक क्लियर हुआ, कोई डाउट तो बताओ। ठीक है, बताओ भाई। अब हम बात करते हैं एक चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है। तो देखो एक चर जिसके पास हो, इसके पास कितने चर हैं इस समीकरण की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के लिए, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, इसके पास कितने चर हैं बताओ, इसके पास कितने चर हैं, एक है ना, सिर्फ एक्स। दो हैं, दो बताओ दूसरा कौन सा है, मुझे तो एक ही दिख रहा है। चर मतलब वेरिएबल, मतलब ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये होते हैं हमारे चर। तो वो देखो कितने, एक ही तो है सिर्फ एक्स। इसमें चर कितना है, एक ही है, और वो कौन है, एक्स। तो ये एक चर वाली समीकरण है। समीकरण क्यों है, क्योंकि इसमें बराबर का निशान है।
ये समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें बराबर का निशान है, इसमें एक चर है, तो ये एक चर वाली समीकरण हो गई। अब चर की जो घात है वो कितनी है? एक है, तो ये रैखिक हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक चर वाली रैखिक समीकरण। बताइए, क्या आपको समझ आया क्या होती है एक चर वाली रैखिक समीकरण? ऐसी समीकरण जिसमें एक चर हो और चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी हो? एक। ठीक है, अच्छा गलती से होगा, कोई बात नहीं, समझ में आया? एक चर वाली रैखिक समीकरण कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ एक चर हो और वो जो चर है उसकी अधिकतम घात एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा घात होनी नहीं चाहिए। अगर एक से ज्यादा घात है तो वो रैखिक नहीं होगी। ठीक है, तो इसी चीज को हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए, जिसमें केवल एक चर हो, चर की घात एक हो और बराबर का निशान उसमें हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण। जिसके पास ये तीनों चीजें हैं वो होती है एक चर वाले रैखिक समीकरण। कौन कौन सी तीन चीजें? एक चर हो, चर की घात एक हो और बराबर का निशान हो। नाम से ही आप चेक कर सकते हो, जो नाम में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। जैसे ये लिखा हुआ है x+7 = 0, तो इसमें कितने चर हैं? कितने वेरिएबल है? सर एक। एक है ना? सभी लोग बताइए कितने वेरिएबल हैं, कितने चर हैं इसमें? एक है, ठीक है। तो ये हो गई एक चर वाली हो गई, क्योंकि इसमें एक चर है। ठीक है, तो एक चर तो हमें मिल गया। उसके बाद रैखिक, चर की घात कितनी है? चर पे एक्सपोनेंट या पावर कितनी है उसकी, चर की, वेरिएबल की? एक है ना सिर्फ, तो चर की घात एक ही तो होनी चाहिए, तो रैखिक भी है और इसमें बराबर का निशान भी है, तो ये समीकरण भी है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक चर वाली रैखिक समीकरण। इसको हम क्या बोलेंगे? एक चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 12y-5 = 3। इसमें देखो, बताओ, अब आप लोग पूरी चेक करके मुझे बताओ। अगर ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है तो y टाइप कर दो, नहीं है तो n टाइप कर दो। अगर ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है तो y टाइप कर दो, नहीं है तो n टाइप कर दो। पूरा चेक करना है सभी को नाम से। ठीक है, तो इसमें चर कितने हैं? अगर मैं यहां पर देखूं, सबसे पहले मुझे एक चर चाहिए, तो चर कितने? एक ही है, वो है y। ठीक है, तो ये एक चर वाली होगी। चर की घात कितनी है? एक, तो ये रैखिक हो गई और इसमें बराबर का निशान लगाए तो ये समीकरण भी हो गई। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? एक चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, लास्ट एग्जांपल और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट वाले भी जल्दी से यस और नो टाइप कर दो, अगर है तो y टाइप कर दो, नहीं है तो नो टाइप कर दो। z-13 = 8 है, वेरी गुड। तो इसमें एक चर है, ठीक है, चर की अधिकतम घात एक है और बराबर का निशान है, तो ये क्या होगी? एक चर वाली रैखिक समीकरण। एक चर वाली यानी एक चर, रैखिक यानी चर की अधिकतम घात एक, समीकरण यानी बराबर का निशान। ठीक है, तो अब अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और मैं क्वेश्चंस जिनके नाम लूंगा सिर्फ वही मुझे आंसर करेंगे माइक ऑन करके। ठीक है, चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं करेगा उन क्वेश्चंस के। जिनके मैं नाम लूंगा, सभी के नाम लूंगा, जितने बच्चे क्लास में हैं, नंबर से सबके नाम लूंगा और सभी मुझे आंसर करेंगे जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, माइक ऑन करके। तो बता दो अगर कोई डाउट पहले ही। क्वेश्चन शुरू करें फिर? पूछना शुरू करूं क्वेश्चंस? ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। तो मैं जिनके नाम लूंगा वो मुझे आंसर देंगे बस, बाकी लोग अपना चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक दो बच्चे तो लेफ्ट ही करके चले गए। चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर नाम किसका आ रहा है? सबसे ऊपर नाम आ रहा है अभिषेक यादव। माइक ऑन करिए और बताइए, सेकंड वाला बताइए, क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है? सेकंड? हाँ जी, सेकंड। सर ये नहीं है। नहीं है, वेरी गुड। भास्कर सैम, भास्कर सैम नाम से स्टूडेंट है, माइक ऑन करिए और बताइए क्यों नहीं है। और अगर आपको लग रहा है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है।
सेकंड सर वाला। इसकी घात 2 है। अच्छा, तो उससे क्या हुआ? तो घात 2 होने से क्या होगा? तो सर ये रैखिक नहीं है। वेल डन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड दोनों बच्चों ने। ठीक है, भूमिका कुमारी नाम से स्टूडेंट है, आप माइक ऑन करिए और आप बताएंगे फर्स्ट वाली क्या है या नहीं। सर भूमिका कौन कुमारी नाम से फर्स्ट वाली सर है, ओके। दीपांशु चंपक नाम से स्टूडेंट है, बताइए कैसे है। सर क्योंकि इसमें x की घात 1 है। ओके, अच्छा मुझे ऐसे बताओ, इसमें चर कितने हैं? 1 है सर। एक है, चर की घात कितनी है? 1 तो वो क्या होगा? x। रैखिक होगा वो, है ना, एक घात है तो, और इसमें बराबर का निशान भी है तो ये समीकरण भी होगा। तो एक चर वाली रैखिक समीकरण ये है, वेरी गुड दोनों बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट खुशबू, माइक ऑन करिए, थर्ड वाले का आंसर दीजिए, है या नहीं। सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं और मैं चाहता हूं सभी बच्चे आंसर करें। नहीं आता तो बोल दो सर नहीं आता, आता है तो आंसर करो, लेकिन माइक ऑन करके मुझे आंसर चाहिए सभी का। खुशबू, हवा सिंह नाम से स्टूडेंट है, माइक ऑन करिए, बताइए थर्ड वाला है या नहीं एक चर वाली रैखिक समीकरण। सर है, कैसे है, एक्सप्लेन करो। अच्छा खुशबू आप ही हो ना, आपके भाई तो नहीं दे रहे क्लास? नो सर। कैमरा ऑन करना, ठीक है, वेरी गुड। चलिए हिमेश यस बताइए, सर। खुशबू ने सही आंसर दिया है। आप मुझे ये बताओ, चलो आप फोर्थ वाला बताओ। सर फोर्थ वाला हाँ जी, सर है ये पक्का? ठीक है नो सर, मनीष, तो इसमें 2 चर है। दो चर है तो होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा, वेरी गुड। मनीष, यस सर। मनीष बताइए, फोर्थ वाला एक्सप्लेन कर दो सभी को, जो सभी लोग सुने हैं बात है। सर फोर्थ वाला, हाँ जी, सर इसमें दो चर हैं और दोनों चरों की घात 1 है, हाँ, तो ये और सर एक इसमें चर, समानता है। तो क्या ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है? नहीं सर। नहीं है, वेरी गुड एक्सीलेंट। जे के नाम से स्टूडेंट है, बताइए लास्ट वाला फिफ्थ वाला बताओ। जे के नाम से स्टूडेंट है, फिफ्थ वाले का आंसर दीजिए। कशिश, आप दीजिए फिफ्थ वाले का आंसर। सर ये नहीं है। नहीं है, पक्का? सर इसमें 2 चर है। हाँ, इसमें कंफ्यूजन आपको हो रही है, चलो मैं, वैसे दो चर कौन से हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ कौन से हैं दो चर? सर सर जेड दोनों है। जेड ही है। तो जेड एक ही तो हुआ, फिर वो जेड अकेला, दो उसको अलग अलग थोड़ी ना गिनेंगे। दो हम अलग अलग तब गिनेंगे जब वो अलग अलग होते, मान लो एक जेड होता और एक एक्स होता, तो वो अलग अलग होते। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने चर है, तो आप बोलोगे एक चर है, और वो कौन सा है, वो है जेड। समझ में आया मैंने क्या कहा? यस सर। ठीक है, तो जैसे फोर्थ वाला है उसमें दो हैं एक्स और वाई, हमने उनको दो क्यों बोला, क्योंकि वो अलग अलग हैं एक्स और वाई। लेकिन फिफ्थ वाले में आप दो बोल रहे हो, लेकिन वो है एक ही, जेड से। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो कशिश के बाद मनोज शर्मा नाम से स्टूडेंट है, बताइए फिफ्थ वाले का आंसर दीजिए, होगा या नहीं होगा ये एक चर वाला राइट समीकरण। मैं सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं आप सभी से पहले आंसर चाहता हूँ। मनोज शर्मा नाम से स्टूडेंट है, बताइए। मोनी यादव नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए। मुकेश कुमार नाम से सर नहीं स्टूडेंट, हो हाँ सकता। बोलो। नहीं हो सर सकता, नहीं। ओके, नहीं है, ओके। नहीं है, ओके। कोमल, आप बताइए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं है, ओके। 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 नहीं है, ओके।
आपने क्लास लेट ज्वाइन की है, लेकिन अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। आरती, सर कौन सा? फिफ्थ वाला सर है। वेरी गुड। रोहित शर्मा नाम से स्टूडेंट हैं, आप बताइए सेकंड वाला। सर नहीं है। नहीं है, वेरी गुड। शर्मिला नाम से स्टूडेंट हैं, आप बताइए सेकंड वाला क्यों नहीं है। सर क्योंकि इसमें चर की घात 2 है। वेरी गुड। शुभम यादव, आप बताइए थर्ड वाला है या नहीं। सर है। है। सोनू, वेरी गुड। शुभम यादव नाम से स्टूडेंट है, एक्सीलेंट। सोनू अलवारिया नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए फोर्थ वाला है या नहीं। सोनू अलवारिया नाम से स्टूडेंट हैं, बताइए फोर्थ वाला है या नहीं। तेजवीर यादव नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए। सर नहीं है। नहीं है। यदुवंशी भविष्य नाम से स्टूडेंट हैं, बताइए क्यों नहीं है सर कौन फोर्थ वाला। में वो दो है, एक्स और वाई, इसलिए नहीं है। वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने आंसर दिया है। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है उनमें से मैं नाम अगर लूं, जहां तक मुझे याद है, एक तो अ, मुकेश कुमार नाम से स्टूडेंट, आपने दिया था आंसर। यस सर। हाँ, दिया था आपने। सभी ने दे दिया, फिर तो कौन बचा। सोनू अलवारे नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर नहीं दिया था। सोनू कुमार नाम से स्टूडेंट है, आपका नंबर आ गया क्या क्वेश्चन का? आपका नंबर नहीं आया था। आप बताइए सेकंड वाले का आंसर बताइए। सोनू कुमार नाम से स्टूडेंट है। चलो ठीक है, बताओ बताओ। सर कौन सा बताना है? सेकंड वाला। क्या सेकंड सर वाला नहीं है। क्वेश्चन नहीं है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए मैं जल्दी जल्दी सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। एक चर, पहले क्या आता है? एक चर। तो इसमें कितने चर हैं? एक ही है। ओके। फिर आता है रैखिक। रैखिक का मतलब चर की घात एक होनी चाहिए, तो चर की घात एक ही है। फिर क्या आता है? समीकरण, यानी बराबर का निशान होना चाहिए, तो बराबर का निशान भी है। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। सेकंड वाले में अगेन नाम पर जाते हैं। नाम क्या कहता है? एक चर। तो इसके पास एक ही चर है, एक्स। रैखिक, रैखिक का मतलब चर की घात एक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। थर्ड वाला, इसमें सबसे पहले चर कितने हैं? एक चर। ठीक है, चर की घात कितनी है? एक, तो रैखिक है। और बराबर का निशान भी है, तो समीकरण भी है, तो ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है। अगला, इसमें कितने चर हैं? एक्स और वाई, दो चर आ गए इसमें। तो हमें तो एक चर चाहिए था, इसमें दो है, तो ये भी नहीं है। अब आते हैं इस पर। इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी। देखो आपको ना चर ऐसे नहीं गिनने एक दो, मतलब जो सेम है उसको एक बार ही गिनना है। जो चर एक जैसे हैं उनको एक बार ही गिनना है, क्योंकि वो एक ही तो है। जेड अलग अलग थोड़ी है ये भी जेड है, ये भी जेड है तो एक ही। तो हम इसमें कितने चर है? एक ही चर, और वो क्या है? सिर्फ जेड। इसमें कितने चर हैं? सिर्फ एक ही चर है, और वो क्या है? जेड। हम इसको अलग अलग नहीं गिनेंगे। ठीक है। और जेड की जो घात है वो एक है, तो ये रैखिक होगा। और इसमें बराबर का निशान लगा है, तो ये समीकरण होगा। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। बताइए इन पांचों क्वेश्चंस में से किसी को अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछ लो। स्पेशली फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं पोल में भी पूछूंगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? 6z प्लस 18 बराबर 2z। इसमें चर कितने हैं? एक ही चर है। आप इनको अलग अलग नहीं गिनोगे, क्योंकि दोनों z है। इसको एक बार ही गिनोगे, तो एक ही चर है इसमें। अगर इस z की जगह मानो x होता, तो आप अलग अलग गिनते, दूसरा हो जाता। लेकिन क्योंकि दोनों सेम है, तो एक ही बार गिनेंगे उनको। तो इसमें एक चर है, और चर की घात जो है वो एक है, तो रैखिक है। और बराबर का निशान है, तो समीकरण है। तो ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है। तो अगर किसी को कुछ डाउट है इन पांचों क्वेश्चंस में, तो माइक ऑन करके पूछ लो।
अदरवाइज फिर हम पोल की तरफ चलते हैं। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप करें। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम पोल के क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, तो पोल का ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना है, ठीक है। पोल मैं आपको भेज रहा हूं, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। तो इसमें चार ऑप्शन हैं, ए बी सी और डी। ओके, करिए सर। एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना है। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। I have done, sir. वेरी गुड, आई हैव डन सर। वेरी गुड, सर हो गए। वेरी गुड। पंद्रह बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। अभी भी पांच लोग बचे हुए हैं, 17 बच्चों का आंसर आ चुका है, तीन लोग और बचे हैं। सोनू अलवारे नाम से स्टूडेंट, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लो। सोनू अलवारे नाम से स्टूडेंट है, माइक बंद कर लीजिए। चलिए, 18 में से 17 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। 19 में से 18 बच्चों का आंसर सही है जिन्होंने बी को आंसर दिया है। एक बच्चे ने अभी भी ए को आंसर दिया है। तो एक बच्चा ऐसा है जिसने ए को आंसर दिया है, जो अभी भी क्लास में ध्यान नहीं दे रहे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है, एक चर। तो इसके पास तो दो चर है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसके पास एक चर है, ये मेरा आंसर हो सकता है। इसके पास भी एक चर है, ये मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। और इसके पास भी एक चर है, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। अब हम मुझे चाहिए रैखिक। तो ये तो मेरा आंसर है नहीं, अब मैं इन तीनों में चेक करता हूँ। इसमें चर की अधिकतम घात एक है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। इसमें भी चर की अधिकतम घात एक है, तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है। इसमें चर की अधिकतम घात दो है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, यानी ये भी हट गया। ए और डी आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। अब मुझे चाहिए समीकरण, तो मेरे पास बी और सी बचा सिर्फ। तो बी और सी में मैं ये चेक करूंगा समीकरण कौन सी है। तो अगर आप देखो सी के पास बराबर का निशान तो है ही नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हट चुका है। बचा क्या, बी। इसके पास बराबर का निशान भी है, इसके पास एक चर है, चर की अधिकतम घात एक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। एक चर वाली रैखिक समीकरण कौन सी होगी, ऑप्शन बी होगी। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। एलिमिनेट करना है ऑप्शन को। बताइए, कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। इसमें भी आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानना है। करिए सॉल्व, तब तक मैं पोल भेज रहा हूं आपको। ध्यान से देखिए सारे ऑप्शंस, जल्दबाजी नहीं करनी है। करिए सॉल्व। पोल मैंने आपको भेज दिया है, पोल सेक्शन में जाकर आप लोग आंसर कर सकते हैं इसका। I have done, sir. ओके, सभी का आंसर सही है, 12 बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। चौदह में से 13 बच्चे, 15 में से 13 बच्चों का आंसर सही है, ओके। तीन लोग और बचे हैं, कर दीजिए आंसर, तो तीन लोग बच गए हैं।
16 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। दो लोग और बचे हैं भाई, कर दीजिए आंसर। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। 17 में से 14 बच्चों ने डी को आंसर किया है और वही हमारा सही आंसर है। क्यों, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एक चर, तो देखो पहले वाले के पास कितने चर हैं, y और z, दो चर हैं, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसके पास तो 3 है, x z और y, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसके पास तो एक चर है सिर्फ x, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। इसके पास भी एक चर है x, तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है। तो a और b तो मेरे आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद रैखिक, रैखिक मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, तो इसमें तो चर की अधिकतम घात 3 है, इसमें तो चर की अधिकतम घात 3 है, तो ये तो रैखिक है नहीं, यानी ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या, डी। तो इसमें देखो चर की अधिकतम घात 1 है, फिर रैखिक भी है, समीकरण, इसमें बराबर का निशान भी है, ये समीकरण भी है, तो सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। ठीक है, आसान है, क्लियर है, सभी को बताइए। इस तरीके से हमें करना। ओके, तो ये थी हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है समीकरण का हल, यानी एक समीकरण को हल कैसे करते हैं। और कौन सी विधि का हम यहाँ पर यूज करेंगे, पक्षांतरण विधि द्वारा, ट्रांसपोज मेथड हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण का हल, इसका मतलब क्या है। समीकरण के हल का मतलब ये है, जैसे मैं ये कहूं आपसे कि मैंने एक समीकरण लिखी 3x + 9 = 7, और मैं कहूं इसको हल करो, तो हल करने का मतलब क्या है। हल करने का मतलब ये है कि आपको x का मान निकालना है, आपको x का वो मान निकालना है, वो वैल्यू निकालनी है जो इस समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो किसी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है, चर का वो मान, यानी x या y या z जो भी चर है, उसका वो मान जिसको जिसको रखने पर मेरी समीकरण जो है वो संतुष्ट हो जाए, उसके LHS और RHS बराबर हो जाए। ठीक है, तो चर का ऐसा मान निकालना जो समीकरण को संतुष्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, समीकरण का हल कहते हैं। और इस समीकरण के हल को हम कौन सी विधि से निकालेंगे, पक्षांतरण विधि से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x - 5 = 0, तो इस समीकरण का अगर मैं कहूँगी क्या, सर x = 5। हाँ x = 5, तो अभी हम उस पर आते हैं। पहले मैं ये समझा रहा हूँ हल करने का मतलब क्या है। अगर मैं कहूँ इसको हल करो, तो आपने क्या बोला अभी, x = 5, यानी आपने x का मान निकाला। ठीक है, तो हल करने का मतलब होता है x का मान निकालना, या y का या z का। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ इसको हल करो, तो इसमें आप क्या निकाल दोगे, y का मान निकाल दोगे। तो हल करने का मतलब क्या है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हल करने का मतलब है कि उस समीकरण में जो चर आ रहा है उसके मान को निकालना, और हम उसके मान को कैसे निकालते हैं, वो है हमारी पक्षांतरण विधि, जिसको हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।